11 जनवरी 1966 ताशकंद। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर साइन करते हैं और फिर कुछ ही घंटों बाद उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, और वो भी बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में। जो पल एक जीत का पल होना चाहिए था, वो इतिहास में एक सवाल बन गया। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई। हाँ, हार्ट अटैक, लेकिन जो हमारे आज के स्रोत हैं, लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु का रहस्य, लेख के कुछ हिस्से, वो इस सीधी सी बात पर कई कई गंभीर सवाल उठाते हैं। और ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं, है ना? मतलब ये उन विसंगतियों पर आधारित हैं जो आज तक सुलझी नहीं है। सही कहा, दशकों बाद भी वो सवाल वहीं के वहीं है। तो आज हम इसी लेख में जो तथ्य दिए गए हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, उन पर ही बात करेंगे। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। शुरुआत करते हैं ताशकंद के उस माहौल से। समझौता तो हो गया था, पर कहते हैं हवा में तनाव अब भी था। बिल्कुल, और यहीं से मतलब शक की पहली और शायद सबसे बड़ी वजह सामने आती है। स्रोत साफ कहते हैं कि विदेश में देश के प्रधानमंत्री की अचानक मौत हुई और उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पोस्टमार्टम नहीं? ये तो बहुत ही अजीब बात है। किसी भी ऐसी अप्रत्याशित मौत के बाद, खासकर विदेश में, ये तो स्टैंडर्ड प्रक्रिया होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि परिवार ने, खासकर ललिता जी ने, इसकी मांग भी की थी, पर उनकी बात सुनी नहीं गई, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन पोस्टमार्टम न होना, ये इतना अहम क्यों माना जाता है? देखिए, पोस्टमार्टम ही वो वैज्ञानिक तरीका है जिससे मौत की असली वजह पता चलती है। पुख्ता तौर पर। उसके बिना तो बस अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। और जब स्रोत ये बताते हैं कि परिवार के लोगों ने, ललिता जी ने, उनके शरीर पर नीले धब्बे देखे, पेट पर कट के निशान देखे, तब तो पोस्टमार्टम न होना और भी ज्यादा शक पैदा करता है। नीले धब्बे और कट के निशान, बिना पोस्टमार्टम के ये कैसे पता चलता कि वो निशान किस चीज के थे? यही तो सवाल है। बिना जांच के कुछ भी कहना मुश्किल है, और जैसा लेख में इशारा है, ये निशान जहर या किसी और बाहरी चीज की तरफ संदेह पैदा करते हैं। तो मतलब सच जानने का जो एक बुनियादी तरीका था, वही नहीं अपनाया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, पर बात यही खत्म नहीं होती। एक तरह से जानकारी के गायब होने के एक पैटर्न सा दिखता है। पैटर्न? किस तरह का पैटर्न? स्रोत बताते हैं कि ताशकंद में जो डॉक्टर थे, जो सोवियत अधिकारी थे, उनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। जो कागजात हैं भी, वो अधूरे लगते हैं, मतलब पूरी कहानी नहीं बताते। और सिर्फ रिपोर्टें ही क्यों, उनके जो निजी डॉक्टर थे, डॉक्टर RN चुग, वो भी तो उस रात वहीं थे। जी हाँ, डॉक्टर चुग, उन्होंने शायद कुछ देखा हो, कुछ सुना हो जो अहम हो सकता था। पर कुछ ही समय बाद भारत में उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, संदिग्ध हालात में। और उनका रसोइया रामनाथ, उस पर भी तो शक गया था। हाँ, रामनाथ, उससे पूछताछ हुई और फिर वो भी गायब हो गया, उसका कुछ पता ही नहीं चला। ये सब सिर्फ इत्तेफाक मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक डॉक्टर की मौत, रसोइये का गायब हो जाना, अधूरी रिपोर्ट्स, ये तो वाकई एक पैटर्न लगता है, जैसे सबूत मिटाए जा रहे हों। कह सकते हैं, ये परिस्थितियां किसी भी जांच को बहुत मुश्किल बना देती हैं और शक को गहरा करती हैं। और फिर मौत का वक्त, ठीक एक इतने बड़े और कुछ हद तक विवादास्पद समझौते के फौरन बाद। बिल्कुल, और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि शास्त्री जी उस वक्त कुछ बड़े आर्थिक सुधार लाने वाले थे। भ्रष्टाचार पर भी शायद कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे थे। तो क्या ये सब किसी मकसद की तरफ इशारा करता है कि शायद कोई उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर ऐसा कोई सबूत नहीं देते, पर वो इन परिस्थितियों को सामने रखते हैं जिनसे सवाल तो उठता ही है। और क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था, तो कुछ थ्योरीज विदेशी एजेंसियों की तरफ भी उंगली उठाती हैं। KGB, CIA, और पर ही रखता है, सबूत के तौर पर नहीं। ये बस उस वक्त के माहौल को दिखाता है। पर एक बात और है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस वक्त जो अफरा तफरी मची, जो तनाव था, उसमें बस प्रक्रियागत चूक हुई हो? मतलब कोई जानबूझकर की गई साजिश ना हो, बस गलती हो गई हो। देखिए, ये एक संभावना है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी बड़ी घटनाओं में गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जब आप सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, शरीर पर निशान मिले, अहम गवाह या तो मर गए या गायब हो गए, मेडिकल रिपोर्ट पूरी नहीं है, ये सब मिलकर सिर्फ एक चूक से कहीं ज्यादा गंभीर लगते हैं। हाँ, बात तो सही है। और फिर सरकार का जो रवैया रहा बाद में, वो भी तो सवाल खड़े करता है। आप तो पारदर्शिता की कमी की बात कर रही हैं। बिल्कुल। पत्रकार अनुज धर ने 2009 में
एक आरटीआई डाली थी। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी शास्त्री जी की मौत से जुड़े दस्तावेजों के बारे में। हाँ, और सरकार ने जवाब क्या दिया? सरकार ने जानकारी देने से मना कर दिया, ये कहकर कि इससे विदेशी संबंधों को नुकसान हो सकता है, और साथ में संसदीय विशेषाधिकार का भी हवाला दिया। विदेशी संबंधों को नुकसान? एक पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सच्चाई बताने से? ये तो बहुत अजीब तर्क है। अजीब है, और ये रहस्य को और गहरा कर देता है। इसका सीधा मतलब यही है कि दशकों बाद भी इस मामले से जुड़ी फाइलें क्लासिफाइड हैं, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। आखिर ऐसे कौन से विदेशी संबंध हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके लिए सच को छुपाना पड़े? यही सवाल है। जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के नाम पर किसी जानकारी को इतने लंबे समय तक दबा कर रखते हैं, खासकर जब मामला देश के इतने बड़े नेता का हो, तो ये पारदर्शिता के खिलाफ जाता है और फिर अटकलों और षड्यंत्र के सिद्धांतों को हवा मिलती है। और इसका असर हम देखते भी हैं। अनुज धर की किताब आई, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेख लिखे गए। ये मुद्दा आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। कई लोग इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले रहस्य से जोड़ के देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गया है जिसके कई पन्ने शायद अभी पढ़े जाने बाकी हैं। तो संक्षेप में कहें तो आधिकारिक कहानी भले ही हार्ट अटैक की हो, लेकिन जो स्रोत हमने देखे वो बहुत सारे अनुत्तरित सवाल और संदिग्ध परिस्थितियां सामने लाते हैं। बिल्कुल। पारदर्शिता की कमी ने और जानकारी को एक तरह से दबाए रखने की कोशिशों ने इस दुखद घटना को एक स्थायी ऐतिहासिक रहस्य बना दिया है। शक की एक विरासत है जो आज भी कायम है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोत और सरकार का जवाब इशारा करते हैं कि जानकारी खोलने से विदेशी संबंध बिगड़ सकते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से देश हो सकते हैं, वो कौन से रिश्ते हो सकते हैं जिनका सच ताशकंद की उस रात की घटनाओं से जुड़ा है और जिसे आज भी छुपाने की जरूरत महसूस की जा रही है। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है।